नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक मैंने शुरू आपका किया था भू आकृति विज्ञान, और भू आकृति विज्ञान को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें इससे प्रश्न आपके ना पूछे जाएं। और दूसरी रही बात, आज जो टॉपिक आपका रहेगा उसको हम बोलते हैं भूगर्भिक समय सारणी। तो इससे पहले मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में केवल आपको कुछ जो आपके जो सिद्धांत दिए गए थे उन सिद्धांतों के प्रतिपादकों का ही अध्ययन करना है। उन सिद्धांतों को डिटेल में हम जानेंगे जब मेंस की तैयारी करेंगे, मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। अभी केवल जितने भी सिद्धांत मैंने आपको लिखाए थे, चाहे वो द्वैतवादी हो, चाहे वो अद्वैतवादी हो, चाहे वो आपके प्राचीन हो, चाहे वो आपके चिर सम्मत, जो भी सिद्धांत मैं लिखाए थे उनको केवल आपके उनके जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, देने वाले हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। अब एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय सारणी। तो देखिए, भूगर्भिक समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी है इंपॉर्टेंट, और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहले ये केवल आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में इसको जोड़ा गया था जीएस के पेपर में, लेकिन अब ये राजस्थान में भी जुड़ चुकी है, आरएएस के पेपर में भी इसको जोड़ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, इसको हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम आपको करना पड़ेगा, मैं टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा एक एक पार्ट को, और साथ साथ में आप लोग उसको नोट करते जाइए, क्योंकि मैं लिखूंगा फिर साथ साथ में आप लोग भी लिखोगे तो उसमें समय ज़्यादा खर्च होगा। तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बोलता चला जाऊंगा, समझाने के बाद फिर आप उसको नोट करते चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भूगर्भिक समय सारणी आपका लिखा हुआ है। और भूगर्भिक समय सारणी ध्यान रखना हर लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आईएएस के एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, स्टेट पीसीएस में, आरएएस के अंदर भी आपका पूछा जा रहा है, और भी विभिन्न एग्जामों में जो हायर लेवल के एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इससे प्रश्न आपके आते हैं। तो इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आप पता लग गया आज क्या है, भूगर्भिक समय सारणी। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका कब हुई हैं, कहाँ हुई हैं, उसी को हम बोलते हैं भूगर्भिक समय सारणी। जैसे कोई भी घटना आपकी हो जाती है तो आप उसके बारे में पूछते हैं, जैसे मान लिया आपसे कहे कि आज तो वहाँ पर बहुत भीषण एक्सीडेंट हो गया, तो आप सीधा क्या कहेंगे, कहाँ हुआ। ठीक है, और फिर आप कहेंगे कब हुआ। तो यही जो कहाँ और कब वाली स्थिति है, ये हम पृथ्वी के कालखंडों में जानेंगे कि कौन सा कालखंड कहाँ पर किस प्रकार की घटना से संबंधित है। तो ध्यान रखें, भूगोल के अंतर्गत किसी भी घटना को या परिघटना को हम समझते हैं का अध्ययन हमेशा अवस्थिति और समय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अवस्थिति और समय मतलब कहाँ पर और कब वो घटना हुई है, उसी संदर्भ में हम समझते हैं भूगर्भिक समय सारणी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की देखिए हम बात करें तो जैसे अगर कोई भी घटना होती है, किसी भी घटना की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी घटना घटी, या मान लीजिए आपसे कोई पूछा जाए कि आपने ग्रेजुएशन क्या आपने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, तो कोई भी आपसे पूछेगा कहाँ से की। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने जेएनयू से करी या दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी या कहीं से भी आपने करी। तो वो पहले बताएंगे आपने कहाँ से करी, और फिर दूसरा प्रश्न आपका उसका होगा तुमने कब करी। तो इस तरह से ये आपका घटना, किसी भी घटना का संदर्भ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, घटना के संदर्भ में बात करें, कोई भी घटना अगर घटती है तो दो चीज़ों का हम बात करते हैं, एक तो वो घटना कहाँ पर घटी और दूसरा कब। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और भूगोल के संदर्भ में, भूगोल के अंतर्गत किसी भी परिघटना का अध्ययन हमेशा अवस्थिति और समय के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखें, भूगोल के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में किसी भी परिघटना, किसी भी परिघटना का अध्ययन अवस्थिति तथा समय, ठीक है, तो अवस्थिति और समय के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भूगोल के संदर्भ में किसी परिघटना का अध्ययन अवस्थिति और समय के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। तो दो चीजें यहां पर आप देख रहे हैं, अवस्थिति और संदर्भ। तो यहां पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का संबंध आपका किससे है? इन्हीं दोनों चीजों से है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कोई भी घटना कहां पर हुई है और कब हुई है, इसी को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। अब क्या है कि पृथ्वी को, जैसे किसी भी व्यक्ति से हम पूछें कि भाई तुम्हारी आयु क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी आयु क्या है, तो वो क्या करता है, पहले आयु में वो क्या बताएगा, वर्ष बताएगा कि वो कितने वर्ष का है, ठीक है, वर्ष बताएगा। उसके बाद महीने के बाद मान लीजिए वो वीक भी बता देता है, हफ्ते, और फिर आपको बताएगा दिन, ठीक है। तो जिस तरह से किसी भी व्यक्ति की आयु का हम पता लगाते हैं, आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय हम आयु निकालते हैं अपनी भी, तो इस तरह से ही हम अगर देखें पृथ्वी की आयु के संदर्भ में, तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम आयु के बारे में बात करते हैं तो वो अपनी आयु को ऐसे ही दर्शाएगा, कितने वर्ष का है, कितने महीने का है, कितने सप्ताह का है, कितने दिन का है। तो इस तरह से उसने, जिस व्यक्ति ने अपनी एज को, अपनी आयु को 4 भागों में बताया है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं पृथ्वी की आयु को भी। तो पृथ्वी की आयु में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो कालखंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इयॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इयॉन कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ मैं टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही बताऊंगा आपको, क्योंकि इनकी हिंदी मीनिंग हमेशा कंफ्यूजिंग होता है और इस कंफ्यूजन में हमेशा ही क्या होती है, गलती हो जाती है। आप भी देखेंगे जब भी आप कोई भी पेपर देते हैं हायर लेवल का, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो इंग्लिश के पेपर को, इंग्लिश में जो मीडियम है उसको सही माना जाएगा। कभी हिंदी में नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि टेक्निकल टर्म जो है वो यहाँ पर नहीं बने हैं, वो कहाँ पर बने हैं, दूसरे देशों में बने हैं, इनकी उत्पत्ति दूसरी जगहों पर हुई है, तो इस वजह से इनका नाम जो है वो उसी नाम से। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इंग्लिश में हम रट लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हिंदी में आपको ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कालखंड है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद का, उसको इयॉन कहा जाता है। इयॉन बोलते हैं या महाकल्प बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इरा आपका आता है, इरा कहलाता है, जिसको कल्प बोलते हैं। उसके बाद इपोक आता है। कभी कभार स्टेट पीसीएस के अंदर यही क्रम ही पूछ लिया जाता है कि इसका सही क्रम बताइए। तो सबसे बड़ा कालखंड क्या होगा, इयॉन होगा, फिर इरा होगा, फिर इपोक होगा, और फिर आपका होता है क्रोन्स या शक, जिसको कहा जाता है, क्रोन्स या शक जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की आयु की हम बात करें, पृथ्वी की आयु, तो पृथ्वी की आयु से अगर देखा जाए तो इसको भी 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इयॉन्स, इयॉन्स कहलाएगा, ठीक है। इयॉन्स के बाद इरा कहलाएगा, इरा के बाद इपोक कहलाएगा, और इपोक के बाद क्रोन्स कहलाता है, क्रोन्स, CHRONS। इसको ऐसे ही टेक्निकली आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें, इसको ऐसे लिखिए, AEON, इयॉन्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं महाकल्प। क्या कहलाता है, हिंदी में लिखें तो महाकल्प। इसको हम क्या बोल देते हैं, कल्प,
इसको महाकल्प और इसको कल्प बोलते हैं, इसको युग कहा जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, शक बोलते हैं। ठीक है, शक कहा जाता है, इसको क्रॉन्स या पीरियड भी कहा जाता है, ध्यान रखना इसको PERIO पीरियड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कालखंड ध्यान रखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बढ़ते हुए क्रम में है। ये सबसे बड़ा कालखंड है, इससे छोटा और इस सबसे छोटा भाग ये कहलाता है। तो इस तरह से आप देखें तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, किस तरह से इनको समझना है। ठीक है, तो लिख लिया, मैं आपको बोल देता हूं क्या लिखना है। इतना आपने लिख लिया, अब लिख लिया इसमें आगे पृथ्वी की, नोट करिए परिभाषा, नोट करिए इसकी, पृथ्वी के उत्पत्ति काल से, पृथ्वी के उत्पत्ति काल से वर्तमान की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, पृथ्वी के उत्पत्ति काल से वर्तमान की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन भूगर्भिक समय सारणी के रूप में किया जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं साथ में, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, 4.5 अरब वर्ष पहले। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की हम बात करें 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से, नोट करिए आप, वर्तमान की, जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक वर्तमान की विभिन्न घटनाओं, पृथ्वी की उत्पत्ति से वर्तमान तक की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, विभिन्न घटनाओं का अध्ययन भूगर्भिक समय सारणी कहलाता है। भूगर्भिक समय सारणी कहलाता है। भूगर्भिक समय सारणी कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति जो आपकी 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है, तब से लेकर आज तक के कालखंड को क्या किया गया है, 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखें आप, पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक, पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक, ठीक है, और उत्पत्ति आप ध्यान रखें कब है, 4.5 अरब वर्ष पहले। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक के कालखंड को, अब तक के कालखंड को 4 प्रमुख वर्गों में, 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। और ये 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे एक तो आपका हो जाएगा इयोन, दूसरा हो जाएगा इरा, तीसरा हो जाएगा इपॉक और चौथा हो जाएगा क्रॉन्स या पीरियड। ये 4 भाग हैं। क्रमबद्ध तरीके से ध्यान आपको रखने हैं। सबसे बड़ा कालखंड यौन है, इरा है, इपॉक है और क्रोन्स है।
और एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका पूछ लिया गया है कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। तो देखिए जितने भी मैं आपको पार्ट करा रहा हूँ इसको बहुत विस्तार से हम लेकर चलेंगे, बहुत समय भी लगेगा इसको कंप्लीट करने में, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो भूगर्भिक समय सारणी है ना तो आपको किसी किताब में आपको स्पष्ट कर पाएगी, ना ही आपको कोई टीचर ढंग से इसको समझा भी पाएगा। तो ध्यान रखना, इसको हम बहुत आराम से लेकर चलेंगे। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपको अगली क्लासों में इसको समझा सकूं, ठीक है। क्योंकि लाइव कमेंट में आपके देखता नहीं हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है कि टेक्निकल है, समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें इस बात का। तो पहला क्वेश्चन तो इसी कालखंड से बन जाएगा कि इस क्रम को सही क्रम में बताइए। तो सबसे बड़ा इयोन है, इरा है, इपोक है और उसके बाद क्रोन्स आता है। इसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रमुख भागों में। तो 4.5 अरब वर्ष से लेंगे। एक एक टर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा क्या स्थिति बनती है। तो रटने का इसमें काम नहीं है, थोड़ा सा समझ के चलें। हर एक का नाम दिया गया, जैसे आपने सुना होगा कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन ही नाम क्यों चुना गया, इस कैम्ब्रियन के पीछे का क्या कहानी है, तो इस तरह की कहानियों को समझते हम आगे चलेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करें आगे, अब इसको विभाजित कर लेते हैं महाकल्प को। तो जो महाकल्प है या इयोन है, इसको 2 भागों में पहले बांटा गया है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो जो इयोन है या महाकल्प है, महाकल्प को क्या किया गया है? 2 इरा में बांटा गया है, 2 इरा में बांटा गया है। एक आपने देखा होगा, एक को हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन कहलाता है, और दूसरा कहलाता है पोस्ट कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन कब से लेकर चल रहे हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति से, ध्यान रखना, 4.5 अरब वर्ष से अब तक, प्रेजेंट, अब तक मतलब प्रेजेंट, वर्तमान तक, ठीक है। यहां से हम लेकर चल रहे हैं, उत्पत्ति से लेकर उल्टा चल रहे हैं। तो महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया है, 2 इरा में बांटा गया है, प्री कैम्ब्रियन और दूसरा क्या कहलाता है? पोस्ट कैम्ब्रियन। अब ये कैम्ब्रियन शब्द कहां से आया? कैम्ब्रियन शब्द की उत्पत्ति होती है ये इंग्लैंड से। इंग्लैंड का एक प्रांत है वेल्स, आपको पता होगा, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, वो 3 प्रांतों से मिलकर बना है। एक तो आपका इंग्लैंड है, एक वेल्स है और एक स्कॉटलैंड है, ठीक है। जो आपका ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा जाता है, उसके 3 प्रांत हैं, वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। तो जो वेल्स है, वेल्स के अंदर जो पुरातत्वविद हैं, वेल्स के अंदर एक जगह पड़ती है कैम्ब्रियन, और उस कैम्ब्रियन में सबसे पुरानी चट्टान का पता चला। क्या, किसका पता चला? पृथ्वी पर स्थित अभी तक की सबसे पुरानी चट्टान के बारे में पता चला। और वो चट्टान कितनी पुरानी थी? वो चट्टान थी 570 मिलियन वर्ष पुरानी, 570 या 57 करोड़ वर्ष पहले की वो चट्टान थी, जिसका पता चला कैम्ब्रियन में। तो कैम्ब्रियन से पहले और कैम्ब्रियन से बाद वाले कालखंड को विभाजित किया गया है। द्वारा से मैं बता देता हूं, तो ध्यान रखें, यहां पर इंग्लैंड का एक प्रांत पड़ता है जिसको बोलते हैं वेल्स। वेल्स में कैम्ब्रियन, वेल्स में कैम्ब्रियन नामक स्थान पर, कैम्ब्रियन नामक स्थान पर 570 मिलियन वर्ष पुरानी
चट्टान। ठीक है, तो 570 मिलियन वर्ष पुरानी एक चट्टान का पता चला तो सिंपल सी बात है 570 कालखंड बीच में आ जाएगा, इससे पहले और इससे बाद वाली स्थिति बनी। तो यहां पर मान लीजिए 570 मिलियन वर्ष पहले की चट्टान का पता लगा। ठीक है, इससे पहले का कालखंड क्या कहलाया? प्री कैम्ब्रियन, और इसके बाद का कालखंड क्या कहलाया? पोस्ट कैम्ब्रियन कहलाया। तो ध्यान रखें, जब भी बात आती है प्री कैम्ब्रियन की तो ये कालखंड कितना पुराना होगा? 4.6 अरब वर्ष से 57 करोड़ तक, या 570 मिलियन वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 4.5 बिलियन से लेकर ये कितना आ जाएगा? 57 करोड़ वर्ष पहले तक का कालखंड होगा। ठीक है, अब ये वाला कालखंड ये 570 से बाद का है, तो जाहिर सी बात है 570 मिलियन वर्ष पहले से लेकर ये कब तक हो जाएगा? प्रेजेंट तक हो जाएगा, अब तक। ठीक है, तो 570 मिलियन वर्ष या 57 करोड़ से लेकर अभी तक का कालखंड ये क्या कहलाता है? पोस्ट कैम्ब्रियन कहलाता है। क्लियर होगा? ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। ध्यान रखें, जब ये कालखंडों को विभाजित किया जा रहा था तो जितने भी पुरातत्वविद थे वो पता लगा रहे थे कि पृथ्वी कितनी, चट्टानें कितनी पुरानी हैं। तो इंग्लैंड के जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन का एक प्रांत है वेल्स के अंदर एक चट्टान मिलती है जो अभी तक की सबसे ज़्यादा प्राचीनतम चट्टान है, और इसकी आयु थी कितनी? 570 मिलियन वर्ष पहले। 570 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान का जब पता चला तो इसको हमने एक आधार मान लिया। इससे पहले के कालखंड को हमने क्या बोल दिया? प्री कैम्ब्रियन, और इसके बाद के कालखंड को क्या बोल दिया? पोस्ट कैम्ब्रियन बोल दिया। तो क्लियर हो गया होगा। इसको अगर आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, प्री कैम्ब्रियन, और इसको पोस्ट कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन, इस तरह से इसको नाम दिया गया। अब क्लियर हो गया होगा ये शब्द कहाँ से आए? ये ब्रिटेन से आए हैं। ठीक है, कैम्ब्रियन जगह का नाम है, वहाँ पर उस पर ये चट्टान मिलती है। तो 570 से पहले ध्यान रखना प्री कैम्ब्रियन, और 570 मिलियन वर्ष पहले के बाद पोस्ट कैम्ब्रियन काल आपका कहलाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले प्री कैम्ब्रियन बात करेंगे, फिर पोस्ट कैम्ब्रियन की बात करेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन को यहां पर लेकर चलते हैं आगे। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन की देखिए हम बात करें, प्री कैम्ब्रियन की यहां पर बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, बहुत स्लोली हम चल रहे हैं, आराम से, टेक्निकल चीजें हैं इसमें समझने वाली। प्री कैम्ब्रियन को क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक कहलाता है एजोइक, एक कहलाता है आर्चियोजोइक, और एक कहता है प्रोटेरोजोइक। ठीक है, टेक्निकल टर्म है, वही ध्यान आपको रखने हैं। एक कहलाएगा एजोइक, एक कहलाएगा आर्चियोजोइक, और तीसरा कहलाएगा प्रोटेरोजोइक। ठीक है, आर्चियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। अब इस कालखंड की हम बात करें, इसकी स्थिति की देखिए हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है एजोइक की।
तो एजोइक का जो कालखंड है ये 4.5 बिलियन ईयर एगो से 3.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, ध्यान रखना बिलियन ईयर एगो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है। इस कालखंड की बात करें तो ये कालखंड ध्यान रखना 3.8 बिलियन ईयर एगो से लेकर 2.1 बिलियन ईयर एगो की बात करता है। कितना? 2.1 बिलियन ईयर एगो। और अगर हम बात करें प्रोटेरोजोइक की तो ये कब आ जाएगा? 2.1 बिलियन ईयर एगो से ये 570 मिलियन ईयर एगो, यहां पर आ गए 570 पर। अब देखिए जो शब्द जोइक है, जोइक शब्द का मतलब होता है जीवन। जोइक का मतलब क्या होगा? जीवन। तो सिंपल सी बात है, जब जो जोइक शब्द इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इस जोइक शब्द का होता है जीवन या लाइफ, ठीक है। और पहला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें आपको एजोइक लिखा हुआ है, एजोइक का मतलब क्या हो जाएगा? कोई जीवन नहीं पाया जाएगा। जोइक के आगे ए लगाए तो मतलब यहां पर कोई जीवन नहीं पाया जाएगा। अब देखिए इनके नाम कैसे याद रखने हैं, कैसे इनके नामों की उत्पत्ति हुई है। तो सिंपल सी बात आप देखिए, एजोइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एजोइक का मतलब हो जाएगा नो लाइफ, कोई जीवन यहां पर नहीं पाया गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया? एजोइक बोल दिया, जीवन यहां पर मौजूद नहीं था, ठीक है। फिर हमने बात की आर्चियोजोइक। आर्चियोजोइक का मतलब है कि यहां पर आर्चियो बैक्टीरिया सबसे पहले उत्पन्न हुआ। आर्चियो या साइनो बैक्टीरिया आप लोगों ने सुना होगा। तो जो आर्चियो या साइनो बैक्टीरिया की उत्पत्ति कहां पर होती है? ये उत्पत्ति 3.8 से 2.1। तो सबसे पहले भूपृष्ठ पर बनने वाला जीव कौन सा था? आर्चियो बैक्टीरिया था। तो यहां पर इसका नाम इसलिए पड़ा है कि यहां पर सबसे पहले आर्चियो बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। आर्चियो बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया हमने पाया, सबसे पहले जो जीवन था वो आर्चियो बैक्टीरिया की फॉर्म में था, और इसीलिए इस युग का नाम हमने क्या रख दिया? आर्चियो बैक्टीरिया रख दिया। क्लियर है? उसके बाद आप देखें प्रोटेरोजोइक, इसका नाम क्या रखा गया है? प्रोटेरोजोइक। तो इस समय भूपृष्ठ पर सबसे पहले क्या उत्पन्न हुए? प्रोटोजोआ उत्पन्न हुआ। प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की उत्पत्ति होने के कारण इस कालखंड को हम क्या बोल देते हैं? इस कालखंड को प्रोटेरोजोइक बोल देते हैं। क्लियर हो जाएगा? तो सबसे पहले प्रोटोजोआ कब उत्पन्न हुए? यहां पर 2.1 बिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे हमको क्या बोलते हैं? प्रोटेरोजोइक, ठीक है। आसान हो जाएगा याद करना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीवन किस युग में आपका आया, तो ये युग कौन सा है? आर्चियो बैक्टीरिया। लेकिन ये कैसा था? बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का था। आपने सुना होगा प्रोकैरियोट, जो आप अब सेल कोशिका हम पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट्स आते हैं, फिर यूकैरियोट्स आते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों की आगे उत्पत्ति होती चली जाती है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। आर्चियो बैक्टीरिया यहां पर उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको आर्चियोजोइक बोलते हैं। प्रोटोजोआ उत्पन्न हुए तो इसलिए इसको प्रोटेरोजोइक कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, प्री कैम्ब्रियन को हमने 2 भागों में बांट दिया, 3 भागों में, एजोइक, आर्चियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। एजोइक का मतलब है कोई जीवन उस समय नहीं था। आर्चियोजोइक का मतलब है आर्चियो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई तो इसको आर्चियोजोइक बोल देते हैं। और प्रोटेरोजोइक में प्रोटोजोआ की उत्पत्ति हुई तो इस कालखंड का नाम क्या पड़ गया? प्रोटेरोजोइक पड़ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है।
तो ये इस तरह की स्थिति है। अब एजोइक में क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्य से हुई है। सूर्य से एक गोला अलग हो गया, धीरे धीरे करके उसका तापमान कम हो रहा था, और जब तापमान कम होने की स्थिति में भूपर्पटी का जब विकास हो रहा था तो उस समय कोई जीवन नहीं था, और जब कोई जीवन नहीं था तो इसको हमने इसीलिए क्या बोला है, एजोइक बोला है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एजोइक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखिए आगे की स्थिति को देखें हम। इसमें पृथ्वी, मैंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सूर्य से हुई है। पृथ्वी समेत सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से जब हुई है तो पहले सूर्य क्या था, एक गैस के गोले के रूप में थी पृथ्वी। किसके रूप में थी, गैस के गोले के रूप में पृथ्वी थी। धीरे धीरे करके जब इसका क्या होता रहा, शीतलीकरण हुआ, इसका तापमान में कमी हुई। देखिए पृथ्वी की स्थिति क्या रही है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की घटना क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसी कालखंड की हम बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी कैसा था, आग का गोला था। क्या था, आग का गोला, आग का गोला था पहले। अब यही आग का गोला धीरे धीरे करके सबसे पहले इसका क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं शीतलीकरण। शीतलीकरण कहा जाता है। कूलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, मतलब तापमान कम होना शुरू हुआ। उसके बाद दूसरी जो क्रिया कहलाती है इसको बोलते हैं मैग्मा पृथक्कीकरण। मैग्मा पृथक्कीकरण। ठीक है, तीसरी घटना जो कहलाती है इसको हम बोलते हैं घनीभूतीकरण। घनीभूतीकरण सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। और चौथी क्रिया कहलाती है सॉलिडिफिकेशन या ठोसीकरण। ठोसीकरण, ये ध्यान रखना, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो ध्यान रखना, पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो पृथ्वी क्या थी, इस तरह से गैस के गोले के रूप में थी। इस तरह से गैस के गोले के रूप में थी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करके जब इसके तापमान, शुरुआत में पृथ्वी का जो तापमान था जब ये सूर्य से अलग हुई थी तो इसका जो तापमान था लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना तापमान था, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान था। अब धीरे धीरे करके आपको पता ही है कि भौतिकी का नियम काम करता है। कोई भी वस्तु जो होती है उसमें ऊष्मा को त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी वस्तु धीरे धीरे करके ऊष्मा को जब त्यागेगी तो जाहिर सी बात है उसके तापमान में क्या होगी, कमी होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब तापमान में कमी होती है, और आपको पता ही है कि कोई भी वस्तु गर्म होती है तो वो फैलती है, लेकिन जब ठंडी होती है तो वो क्या होती है, सिकुड़ती है। मतलब उसके बीच के कण जो है वो नज़दीक आएंगे। तो जाहिर सी बात है जब ऊपरी सतह आसानी से अपनी ऊष्मा छोड़ रही थी, अंदर की तरफ ऊष्मा नहीं छोड़ी जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब ऊपर के कण जो है वो जल्दी ठंडे होंगे, संघनित होंगे और भारी हो जाएंगे, तो ये कण क्या होंगे, केंद्र की तरफ जमा होना शुरू कर दिए। ठीक है, यहां से भारी कण जो है वो धीरे धीरे करके क्या हुए, केंद्र की ओर जमा होते चले गए। ठीक है, तो जितने भी भारी बने कण, जितने भी भारी आपके तत्व बने, वो सारे कहाँ जमा हो गए, केंद्र के अंदर जमा होते चले गए। ठीक है, और जब भारी कण अंदर आएंगे तो हल्के कण क्या होंगे, हल्के तत्व जितने भी थे वो कहाँ पर चले गए, सतह की ओर चले गए, हल्के सतह की ओर जाना शुरू कर दिए। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा पृथक्कीकरण। पहले की क्रिया क्या हुई, शीतलीकरण हुई,
पृथ्वी ने अपनी ऊष्मा को लगातार छोड़ती रही ऊपरी सतह, और ऊपरी सतह जल्दी ठंडी होगी, ठंडी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं, तो भारी हो जाएगी, भारी होगी तो वो केंद्र की तरफ आएगी, और जब ये केंद्र की तरफ आएगी तो हल्की चीज़ें क्या होगी, परिधि की ओर जाने लगी, तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा पृथक्कीकरण। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, घनीभूतीकरण होता है, मतलब इसकी डेंसिटी में वृद्धि होती चली जाती है, और उसके बाद क्या होता है, बाह्य पदार्थ यहाँ पर ठोस हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठोसीकरण बोलते हैं, बाह्य पदार्थों का ठोस होना, बाह्य पदार्थों का ठोस होना। अंदर के पदार्थ ठोस नहीं थे, क्योंकि तापमान अभी भी क्या है, ज़्यादा तापमान है, ठीक है, ज़्यादा तापमान यहाँ पर अभी भी आपका कहलाता है, ठीक है। घनीभूतीकरण का मतलब होता है एकत्रीकरण, एकत्रीकरण, और मैग्मा पृथक्कीकरण का मतलब होता है कि जो हल्के पदार्थ थे वो सतह की ओर चले गए, और भारी पदार्थ कहाँ हो गए, केंद्र की तरफ आते चले गए। तो आप देखेंगे पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज़्यादा भारी पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, नीफे बोल देते हैं। निकिल और फेरस से बना हुआ भाग कहलाता है नीफे, और मध्यवर्ती भाग को हम क्या बोल देते हैं, सीमा बोल देते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और सबसे हल्की तत्व जो होता है सिलिका और एल्युमिनियम, वो आपका कहाँ चला गया, ऊपरी सतह पर चला गया। तो इसी प्रक्रिया में आप देखेंगे केंद्र में, इसी प्रक्रिया में आप देखेंगे केंद्र में भारी पदार्थ चले गए, तो केंद्र को हम क्या बोल देते हैं, नीफे बोल देते हैं। इसके ऊपर का भाग जो है वो सीमा कहलाता है, और इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है, सियाल कहलाता है। तो केंद्र में भारी पदार्थों का जमाव हो गया, तो इसमें निकिल और फेरस जो है वो जमा हुए, और निकिल और फेरस आप देखेंगे क्या होता है, भारी तत्व होते हैं। तो भारी तत्व जो है वो केंद्र की ओर चले गए, ठीक है। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो आंतरिक संरचना का भी आप देखेंगे संबंध किससे है, पृथ्वी की उत्पत्ति से ही है। तो समझ गए क्या प्रोसेस हुआ। तो इसी एजोइक जो आपका कालखंड है, इस एजोइक कालखंड में आप देखेंगे पृथ्वी जो आग का गोला थी, उसमें किस किस प्रकार से प्रोसेसिंग शुरू हुई, क्या क्या क्रियाएं शुरू हुई। तो ये जो क्रियाएं यहाँ पर शुरू हुई, इन क्रियाओं को हम 4 चरणों में लेते हैं। सबसे पहले हमने शीतलीकरण की बात की, फिर हमने मैग्मा पृथक्कीकरण की बात की, फिर हमने घनीभूतीकरण की बात करी, और फिर हमने ठोसीकरण की बात की। धीरे धीरे करके भूपृष्ठ क्या होती चली गई, ठोस होती हुई चली गई, ठीक है। अब देखिए आगे का प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, इस प्रक्रिया को, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे का है 4 क्रिया यहाँ पर बनी। तो ठोसीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जब ठोसीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो देखिए क्या स्थिति यहाँ पर बनेगी। ये वाला पार्ट मान लीजिए ऊपरी सतह पृथ्वी की क्या हो गई, ठोस होना शुरू हो गई, ठोस होना शुरू हुई। ये मान लीजिए केंद्र है, यहाँ केंद्र में जमा हो गए निकिल और फेरस, बाकी सारा पदार्थ यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जिस प्रकार से आप देखेंगे, जिस तरह से पृथ्वी जब ऊपरी सतह जल्दी हीट छोड़ेगी, ऊष्मा तेजी से ऊपर का ऊष्मा तेजी से जब रिलीज होती चली जाएगी, तो ऊपरी भाग क्या हो गया, ठोस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, दूध हम गरम करते हैं, पतीले में आपने दूध सबने उबाला होगा, गरम किया होगा, और दूध जब धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है, आप गैस को बंद कर देते हैं, तो दूध की जो ठंडे होने की प्रक्रिया होती है, उसकी ऊपरी सतह पर आप देखेंगे मलाई जम जाती है। तो जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, तो इसके ऊपर भी एक क्या जम गई, पपड़ी जम गई, मलाई जम गई। और वो मलाई आप देखेंगे जैसे जैसे दूध ज़्यादा ठंडा होता है, वो मलाई क्या होती है, मोटी होती चली जाती है। तो उसी प्रक्रिया में आप देखेंगे पृथ्वी को भी समझ सकते हैं। तो जब पृथ्वी ठंडी होने की प्रक्रिया में थी, तो ऊपरी सतह पर जो मलाई थी वो धीरे धीरे करके मोटी होती चली गई। अब जब ये मलाई यहाँ पर जो है मोटी होती चली गई, तो पहले क्या हो रहा था
के अंदर से जो हीट निकलती थी वो हीट आसानी से क्या हो रही थी, अंतरिक्ष में चली जाती थी। भूपृष्ठ से जो ऊष्मा की तरंगें निकलती थी वो आसानी से क्या होती थी, बाहर निकल जाती थी। लेकिन अब उसके ऊपर क्या जम गई, पपड़ी जम गई। उसके ऊपर एक ठोस चट्टानों का निर्माण होना शुरू हुआ, भूपर्पटी का निर्माण होना शुरू हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जब ये गर्म तरंगें, मैग्मा से गर्म तरंगें ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो पपड़ी है, ये जो परत है, या ये जो भूपर्पटी है, या ये जो क्रस्ट है, वो इतनी मजबूत नहीं थी जितनी अभी है। और जब मजबूत नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको ये जितनी भी यहाँ से नीचे से जो भूगर्भिक क्रियाएं ताकत लगाएगी और इस भाग को क्या करेगी, तोड़ देगी। और तोड़ देगी तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। तोड़ देगी तो यहाँ पर क्या होने लगा, ज्वालामुखी उद्गार होने लगे। पूरी पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया चालू हो गई। क्यों ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, ध्यान से समझते रहिए, गौर से लिखिए मत, साथ साथ में मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें आपको एक एक करके। तो यहां पर आप क्लियर हो रहा होगा कुछ चीजें। पहले क्या था कि कोई परपटी नहीं थी, कोई भी इस ऊष्मा को रोकने वाला नहीं था, तो आराम से ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ऊपरी हिस्सा ज़्यादा तेजी से ठंडा हुआ और जब तीव्र गति से ठंडे होने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई तो अंदर से ऊष्मा निकलने में क्या हो गया, अवरोध पैदा हो गया। नीचे से संवहनी तरंगें उठ रही हैं लेकिन ऊपर चट्टान आ गई तो वो संवहनी तरंगें नीचे इकट्ठी होती रहेगी, ऊष्मा इकट्ठी होती रहेगी। तो तेजी से जब ताकत लगाएगी तो वहां पर क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। ठीक है, इसको ज्वालामुखी उद्गार होगा। और ये ज्वालामुखी उद्गार जब यहाँ पर हुआ तो ये ज्वालामुखी उद्गार कई जगहों पर, मतलब भूपृष्ठ पर हजारों लाखों की संख्या में ज्वालामुखी उद्गार होते रहे और करोड़ों वर्षों तक ये ज्वालामुखी उद्गार होते रहे। अब देखिए स्थिति समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हो गया। अब ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर हुआ और आपको पता है कि ज्वालामुखी उद्गार जब भी होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है भाई, ज्वालामुखी विस्फोट आपने सुने होंगे। ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, इस ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस क्या होती है, जल वाष्प होती है। क्लियर है, जल वाष्प सबसे ज्यादा होती है। 60 से लेकर 90% तक जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी उद्गार के समय, और पहले 60 से लेकर 80% के करीब थी, अब तो 90% तक है। ठीक है, अब जलवाष्प यहाँ पर होगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जलवाष्प निकलेगी और जलवाष्प निकलने के बाद क्या होगी, संघनित होगी। ज्वालामुखी उद्गार से जलवाष्प निकली और जलवाष्प सिंपल सी बात है संघनित होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा, इस संघनन की प्रक्रिया में, इस संघनन की प्रक्रिया में क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। क्या बनेंगे, जब ये जलवाष्प संघनित हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। और बादल बनेंगे तो क्या होगा, लगातार बारिश शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके भूपृष्ठ पर लगातार हजारों वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक निरंतर यहाँ पर क्या होती रही, वर्षा होती रही। और वर्षा जब यहाँ पर होती रहेगी तो देखिए प्रक्रिया को समझते चलिए साथ साथ में, यहाँ पर हजारों लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। ठीक है, अब भूपृष्ठ के ऊपर जो सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये जो पठार बने, इन पठारों को हमने क्या नाम दिया, सील्ड नाम दिया। इनको क्या बोलते हैं, सील्ड। ठीक है, मतलब भूपृष्ठ पर पहली बार जो स्थलाकृतियां बनी, सिंपल सी बात है, मैग्मा निकलेगा ऊपर, ठंडा होगा और ठंडा होकर ऊपरी परत पर जमा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पठार बन जाएंगे, जिनको लावा पठार बोलते हैं। तो भूपृष्ठ पर सबसे पहले बनने वाले पठार क्या कहलाते हैं, सील्ड कहलाते हैं। ये क्या कहलाए, सील्ड शब्द का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। ठीक है, अब क्या है
कि ये जो सील्ड बन गई तो ये उभरे हुए भाग हो गए, सील्ड बन गई, और ये नीचे क्या हो गया, गड्ढे हो गए, धसे हुए भाग हैं इस जगह पर। तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो भूपृष्ठ पर क्या हो गया, इस तरह की आकृतियां दिखाई देने लगी। ठीक है, इस तरह की भू आकृतियां दिखाई देने लगी। ये तो सील्ड हो गई और ये धसे हुए भाग हो गए। और आपको पता है कि हजारों लाखों वर्षों तक बारिश होती रही और पृथ्वी का तापमान ज़्यादा था, फिर से भाप बनी, फिर से बारिश हुई, फिर से भाप बनी। तो ये जो जल चक्र है हजारों लाखों सालों तक चलता रहा। तो जो धसे हुए भाग थे उनमें धीरे धीरे करके क्या होगा, जल का जमाव शुरू हो गया। ठीक है, जल का जमाव शुरू हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, महासागरों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो इस भाग में ये जो धसे हुए भाग थे, इसमें क्या हो गया, लाखों सालों तक जब बारिश होती रही तो धीरे धीरे करके जल जमा होता रहा, जल यहाँ पर जमा होता चला गया। क्लियर है। और जल जब यहाँ पर जमा हो जाएगा तो ये क्या बन गए, महासागर बन गए, जल क्षेत्र यहाँ पर निर्मित हो गए भूपृष्ठ पर। अब यहाँ पर ध्यान रखें, अभी तक क्या थी, ऑक्सीजन नहीं थी, अभी भी ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, यहाँ पर बाकी सारी गैसें मौजूद थी। भाई ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे गैसें निकलती हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकली, जलवाष्प के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकली, नाइट्रोजन भी निकली, हाइड्रोजन गैस भी निकली, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता ज़्यादा थी। ठीक है, अभी तक यहाँ पर क्या थी, इस तरह की स्थिति हुई। देखिए सिंपल सी बात है, जब जलवाष्प यहाँ पर निकला तो इस जलवाष्प के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारी की सारी गैसें मौजूद थी। और ये सारी की सारी गैसें घुलकर कहाँ आ गई, सागरों के अंदर आ गई। ठीक है, सागरों के अंदर ये गैसें घुलकर आ गई। तो धीरे धीरे करके इन गैसों के आपस में मिलने से यहाँ पर क्या बना, सबसे पहले एक अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ, अमीनो एसिड का निर्माण हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, एक गर्म सूप के रूप में था। लगातार पानी गर्म होता रहा, उबलता रहा, फिर बारिश होती रही, फिर उबला, फिर बारिश, तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। और इन चट्टानों से धीरे धीरे करके कई सारे लवण यहाँ पर जमा होते रहे। तो ये एक सूप जैसी आकृति बनी। क्या बन गया, सूप बन गया। सूप तो समझते होंगे, जल कैसा था, इसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए थे। जैसे सूप में बहुत सारे लवण होते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ होते हैं, इसी तरह से ये जो सागर यहाँ पर बने, महासागर यहाँ पर बने, इनमें क्या था, कई सारे लवण घुले हुए थे, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया, सूप बोला गया। ठीक है, सूप यहाँ पर बोला गया क्योंकि इसके अंदर क्या था, गरम जल लवण इसके अंदर थे, और क्या थे, रसायन भी इसके अंदर मौजूद थे, केमिकल भी इसके अंदर मौजूद थे। तो इन केमिकल से यहाँ पर क्या बन गया, अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया। और अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाएगा तो अमीनो अम्ल क्या होती है, प्रोटीन की इकाई होती है। तो इससे क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया। और ये जो प्रोटीन जो जल में घुली हुई थी, इसको प्रोटीनिक सूप कहा गया। क्या कहा गया, प्रोटीनिक सूप कहाँ पर, यहाँ पर कहा गया। लेकिन ध्यान रखना, O2 अभी भी क्या है, अनुपस्थित है। ऑक्सीजन अभी यहाँ पर भूपृष्ठ पर नहीं आई है। O2 यहाँ पर अभी तक, जब तक प्रोटीनिक सूप बना तब तक ऑक्सीजन यहाँ पर अभी अनुपस्थित ही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर अनुपस्थित ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखें, इस डायग्राम को बना लिए, फिर मैं लिखाता हूँ आपको, इसको बनाइए फटाफट से।
ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा बना लीजिए, फिर जितनी भी स्थिति मैंने बताई है वो आपको मैं लिखवा देता हूं कि क्या क्या घटना हुई। पहले मैंने बताया कि ये आग के गोले के रूप में थी, और आग के गोले के बाद धीरे धीरे करके तापमान ठंडा हुआ तो ऊपरी सतह पर पपड़ी बनना शुरू हो गई, भूपरपट्टी का निर्माण हुआ, और जब भूपरपट्टी का निर्माण हुआ तो अंदर से जो ऊष्मा निकलनी थी वो रुक गई, और जो ऊष्मा रुक गई तो इससे क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुए, क्योंकि यहाँ पर भूपृष्ठ पर क्या था, इतनी मजबूत परत नहीं थी कि ज्वालामुखी उद्गार को रोक सके। तो यहाँ पर निरंतर ज्वालामुखी उद्गार होते रहे, ठीक है, बहुत सैकड़ों की संख्या में, हजारों ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर होते रहे। और उसके बाद जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो भारी मात्रा में क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, और अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो जलवाष्प ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर था, और जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान कम होगा तो संघनन की क्रिया शुरू होगी, और संघनन के बाद क्या होगी, बरसात होती रहेगी। तो भूपृष्ठ पर हजारों लाखों सालों तक ये बरसात होती रही, और इस बरसात के साथ साथ लवण घुलकर जमा होते रहे, तो ये महासागरों का निर्माण यहाँ पर हो गया। और इन महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया में गर्म जल, लवण और रसायनों से मिलकर क्या बन गया, अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया। और अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, और इस प्रोटीन के जल में घुले होने से इसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटीनिक सूप का नाम दे दिया। तो ये शुरुआती पार्ट आपका इस तरह से ध्यान रखें, जो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्री कैम्ब्रियन दौर की, ये घटना यहाँ पर होती रही। अब ये जो कहानी है इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे करके आपको बोल रहा हूं, तो सब लिखिए इसको साथ साथ में, लिखते चलिए नीचे, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, सैकड़ों वर्षों तक, लिख लेना, सैकड़ों वर्षों तक हजारों की संख्या में, सैकड़ों वर्षों तक हजारों की संख्या में निरंतर ज्वालामुखी उद्गार हुए। सैकड़ों वर्षों तक हजारों की संख्या में निरंतर ज्वालामुखी उद्गार हुए। ज्वालामुखी के दौरान मुक्त होने वाली गैसें, ज्वालामुखी के दौरान मुक्त होने वाली गैसों के एकत्रीकरण से आरंभिक वायुमंडल का विकास हुआ। आरंभिक वायुमंडल का विकास हुआ। फुल स्टॉप लगाइए। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, सैकड़ों वर्षों तक हजारों की संख्या में निरंतर ज्वालामुखी उद्गार हुए, ठीक है। ज्वालामुखी के दौरान मुक्त होने वाली गैसों के एकत्रीकरण से आरंभिक वायुमंडल का विकास हुआ, जिसमें, आगे लिखिए, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसी गैसें उपस्थित थीं। जल वाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसी गैसें उपस्थित थीं।
लेकिन ऑक्सीजन का अभाव था, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव था। फुल स्टॉप लगाइए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखिए आगे। आरंभिक वायुमंडल में, दूसरा पॉइंट लिखिए सब लोग, आरंभिक वायुमंडल के निर्माण में, आरंभिक वायुमंडल के निर्माण में ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के साथ साथ, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के साथ साथ पृथ्वी के ठंडे होने से, आरंभिक वायुमंडल के निर्माण में ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के साथ साथ पृथ्वी के ठंडे होने से मुक्त, जो ठंडे होने की प्रक्रिया थी, ठंडे होने से मुक्त गैसों का योगदान भी है, गैसों का योगदान भी है। परंतु यह वायुमंडल आज की तरह नहीं था, परंतु यह वायुमंडल आज की तरह नहीं था। आज की तरह का वायुमंडल नहीं था क्योंकि अभी ऑक्सीजन तो बनी नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, या नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, जैसा भी लिख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिए आगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त मैग्मा जमा होकर, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त मैग्मा जमा होकर जिन आरंभिक पठारों का निर्माण करता है, जिन आरंभिक पठारों का निर्माण करता है उन्हें सील्ड, जिन आरंभिक पठारों का निर्माण करता है उन्हें सील्ड कहते हैं, उन्हें सील्ड कहते हैं। हम आगे बात करेंगे। सील्ड जो है, जैसे आपका देखेंगे, जैसे कनाडियन सील्ड है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, या साइबेरियाई सील्ड है, या अंटार्कटिका सील्ड है, ये सब सील्ड है। मतलब पृथ्वी के भूपृष्ठ पर शुरुआत में बनने वाले पठार हैं जिनको सील्ड नाम दिया गया है, ठीक है, सील्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखे इसी में ही, वायुमंडल की जलवाष्प, सील्ड कहते हैं। उसके आगे लिखिए, वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर, वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हुई, संघनित हुई, जिससे, वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हुई जिससे सघन बादलों का निर्माण हुआ, जिससे सघन बादलों का निर्माण हुआ तथा लाखों वर्षों तक निरंतर वर्षा हुई, लाखों वर्षों तक निरंतर वर्षा हुई। वर्षा का जल जिन क्षेत्रों में एकत्रित हुआ, वर्षा का जल जिन क्षेत्रों में एकत्रित हुआ वह आरंभिक सागर,
या महासागर कहलाए। आरंभिक सागर या महासागर कहलाए। ठीक है, तो समय आज इतना ही है, आप यहीं पर पॉइंट छोड़ दीजिए, इसी पॉइंट से हम आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।